हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है भाई? सबसे पहली चीज, इंटेंजिबल एसेट्स हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है? मतलब एग्जांपल, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एक चीज इंटेंजिबल नेचर है, मतलब उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसकी फिजिकल सब्सटेंस मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे नॉलेज, किताबों में वो प्रोडक्ट्स हैं, उनको फिजिकली हम किताबों को टच कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज, एक्सपर्टीज, जजमेंट, ये इंटेंजिबल रिसोर्सेज होती हैं, जो एक हम बोल सकते हैं कुछ जगहों पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर भी आती है। अब इंटेंजिबल एसेट्स फॉल करता है किस आईएएस के अंदर? अकॉर्डिंग टू आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आईएएस 38 के अंदर फॉल करता है। आईएएस 38 बेसिकली आपको बताता है एक इंटेंजिबल एसेट है क्या, क्लासिफायर। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास एक चीज आई है तो उसको सबसे पहले तो हमें देखना ये कि यार ये क्या, ये इंटेंजिबल एसेट है या नहीं। दूसरी चीज, अगर ये इंटेंजिबल एसेट है तो इसकी जो इनिशियल प्राइस है, कॉस्ट है, वो कितनी रखनी चाहिए। अब अगर वो रख दिए तो सर इसकी वैल्यू कम भी तो हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी। हम उसको किस तरह चेक करेंगे? आपने वो करना है। और उसके बाद अगर हम इसको बेचने जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली सिचुएशन में किस हिसाब से इसकी कैरिंग वैल्यू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हम किस तरह जज करेंगे, ये सारे सवाल के जवाब आईएएस 38 के अंदर मिल जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आईएएस 38 आपको बोलता है कि एक इंटेंजिबल एसेट एक नॉन करंट एसेट है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है। मिसाल, अगर मैं आपको बोलता हूँ, आप जाते हो यार, एक आप तो यहाँ पर खास तौर पे काफी लेडीज में खास तौर पे काफी एक ब्रांड कॉन्शियसनेस हो गई है। आप एक ब्रांड पे जाते हो, खाड़ी। ठीक है? खाड़ी का ब्रांड जो है, खाड़ी का ब्रांड जो है, अगर वो कपड़ों पे ना हो तो हम क्या कपड़े नहीं बेच सकेंगे, या वो ब्रांड नहीं चलेगा? क्या मतलब, क्या डिफरेंस होता है? कि मतलब एक हम उसको बोल सकते हैं कि यार इसको, खाड़ी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेपरेट। अगर मैं बोलूँ कि यार एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे खाड़ी का ठप्पा लगना ही एक बहुत बड़े उनके लिए क्या हो जाएगी, उनके लिए वैल्यू एडिशन हो जाएगी टू द प्रोडक्ट्स। तो खाड़ी इज ए सेपरेट थिंग एंड द क्लोथिंग इज ए सेपरेट थिंग। दोनों कंबाइन होते हैं तो वो ब्रांड का एक प्रोडक्ट बनता है। अब अगर आप बोलो कि यार खाड़ी या फिर कोई भी एक वुमेन्स क्लोथिंग ब्रांड सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो कुछ और पीछे जो चीजें हैं ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखो कि जे डॉट है, पहले मेंस का क्लोथिंग था, अब वो फीमेल क्लोथिंग में आ गया है, अब वो मेकअप में भी आ गया है, परफ्यूम्स में भी आ गया है, एक्सेट्रा। तो आपको देखना ये कि ब्रांड जो है वो एक इमेज है, एक रेपुटेशन, एक नाम है। नाम बिक भी जाते हैं, ठीक है, नाम चले भी जाते हैं, कंपनीज भी सेपरेट हो जाती है। अब अगर कुछ आप देखो, आपके पास एक एक कंट्री के अंदर अगर आप देखो कि केएफसी या मैकडॉनल्ड्स की कितनी ब्रांच है, तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो सारी ब्रांचेस का केएफसी मैकडॉनल्ड्स ही ओन करता है? नहीं सर, वो ओन नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है मैनेज करने के लिए। तो क्या करते हैं, वो फ्रेंचाइज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये हमारा नाम है मैकडॉनल्ड्स का, हम आपको रेंट पे दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, आपको बेच रहे हैं, इसकी एक राइट टू यूज दिस नेम। मतलब हम नाम बेच सकते हैं, दे सकते हैं किसी और को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो उनका नहीं हो जाता है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपना ब्रांड बेचना, उसको एक एक रेपुटेशन के हिसाब से बेचना भी होता है। तो आप इंटेंजिबल एसेट को एक ऐसा एसेट मान सकते हो जो कि सेपरेटली कंपनी से हटकर भी बिक सकता है। ठीक है जी? अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? सेपरेबल। सेपरेबल मतलब ये अलग से बिक सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, ये एक्सचेंज भी हो सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है? जैसे अभी एग्जाम्पल दिया आपको मैंने मैकडॉनल्ड्स केएफसी की, तो यहाँ पर हमारा मैकडॉनल्ड्स या केएफसी का ब्रांड जो है वो बिक भी सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, लाइसेंस भी हो सकता है, या एक्सचेंज भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक आती है लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का मतलब, यहाँ पर आता है आपके पास एक एक सिचुएशन जहां पर आप जो है अपने नाम को दे सकते हो किसी और बंदे को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आप उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, ओनरशिप, उसको ओनरशिप आपके पास है। तो वी कैन सेल द नेम सेपरेटली, द ब्रांड सेपरेटली, और वी कैन लेंड द ब्रांड टू समवन एल्स एज वेल। अब अगर हम जनरल डेफिनेशन देंगे ना, जो इंटेंजिबल एसेट पर अप्लाई होती है स्पेसिफिकली, ये एक नॉन करंट एसेट है। ये एक ऐसा नॉन करंट एसेट है, मतलब एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जो कि कंट्रोल होता है बाय द एंटिटी।
आता है ड्यू टू पास्ट इवेंट्स और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देके जाता है, और इस फॉर मोर देन वन ईयर यूज। तो अब आप ना थोड़ा सा अपने दिमाग को इस हिसाब से लेके चलना, सोचना है अपने इस तरह है कि सर ये एक ऐसी चीज है जो कि मौजूद है मार्केट में, मार्केट में मौजूद है, हमारी इज्जत है। सही है भाई, एक ब्रांड है, उस वो क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो ब्रांड नेम बन जाता है, उसकी इज्जत है ब्रांड की, मार्केट में रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन को डैमेज किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता। डैमेज करने का मतलब ये है कि उसको खराब किया जा सकता है, उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत एलिगेशन लगा के उसकी वैल्यू गिरा सकते हो, लेकिन उसको आप तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, वो किसी का राइट है। अब एक बात और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ साथ साथ, हमेशा याद रखिएगा बेटा एक चीज, कि खुद की बनाई हुई इज्जत, मतलब आप अपने आप की इज्जत करते हो, इसका मतलब नहीं बाहर वाला भी इज्जत करेगा। ठीक है, एक चीज याद रखना। अब मैं ये कहानी कहाँ से लेकर आया हूँ सर, इसका मकसद पता है क्या है? इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने एक ब्रांड क्रिएट किया है, आपने एक ब्रांड क्रिएट किया है, आपने मार्केट का नाम, मार्केट में अपना एक नाम रजिस्टर करा दिया है, आपने बोला भाई मेरा ब्रांड का नाम एबीसी है। तो अगर आपने एक ब्रांड रजिस्टर किया है, नाम रजिस्टर किया है, उसकी अभी वैल्यू मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आपने जनरेट किया है। अगर आप, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊं, सही एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मैं, अब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, बना के अपने पास रखा हुआ है मैंने, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में बेचने जाऊंगा मुझे कोई वैल्यू मिल नहीं रही है अभी उसकी, मुझे जीरो वैल्यू है। तो सर उसको मैं अपनी किताबों के अंदर, अपने अकाउंट्स के अंदर एज अ पर्टिकुलर एसेट नहीं लिख सकता। मतलब कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल स्लैश intangible assets have zero market value। आसान अल्फाज में कि भाई अगर आपने रेपुटेशन, अपने आप को इज्जत दे रहे हो आप, बोला यार मैं तो बहुत बड़ा जबरदस्त आदमी, भाई बाहर वाला जब तक इज्जत नहीं देगा, बाहर वाला जब तक मानेगा नहीं, तब आपकी वैल्यू नहीं लगाएगा, आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, तो इट इज यूजलेस। तो अकाउंटिंग में भी ये बोलता है कि, बोलता है सर इंटरनली जनरेटेड गुडविल, आपकी इज्जत इंटरनली जनरेटेड आपके घर के अंदर ये सिर्फ, या फिर आपने इंटेंजिबल एसेट क्रिएट किया जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग के अंदर आपने जो है बहुत एहतियात करना है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज रिकग्निशन रूल, पता चल गया हमें इंटेंजिबल एसेट कैसे होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एसेट हमें रिकॉर्ड कितने पे करना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले अगर आपने एक इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं, कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं सर। कॉस्ट मुझे दो तरीके से पता चल सकती है। अगर मैंने कोई चीज परचेज करी है, तो सर परचेज प्राइस इज इक्वल टू माई कॉस्ट। या फिर अगर मैंने किसी चीज को बिल्ड किया है, सर बिल्ड करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आए हैं ऑन डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, वो मेरा क्या होगा, वो मेरे पर्टिकुलर कॉस्ट आ जाएगी, उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा एज अ कॉस्ट। ठीक है, मतलब अगर मैंने एक चीज को खरीदा है, जैसे अगर मैंने बोला यार मैंने ब्रांड खरीद लिया, भाई खरीदा है आपने, पैसे देके खरीदा होगा, पैसे देके खरीदा है मतलब मार्केट वैल्यू है उसकी, जितने की मार्केट वैल्यू, जितने में खरीदा है आपने, आप उस कॉस्ट को एज अ पर्टिकुलर, या उस परचेज प्राइस को एज अ पर्टिकुलर कॉस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट रिकग्निशन के अंदर कैपिटलाइजेशन रूल ये है कि आप अगर एक इंटेंजिबल एसेट को परचेज करते हो, तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपने इंटरनली कोई चीज जनरेट करी है, एक एसेट जनरेट किया है जो कि ब्रांड, गुडविल या कस्टमर लिस्ट हो सकती है, उसकी जब तक मार्केट की वैलिडेशन नहीं है, मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो सर आप उसको कैसे अपने पास रिकॉर्ड करोगे? मतलब मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ यार देखो, कल को ना मैं एक बिजनेस बना लेता हूँ, मैं बिजनेस रिकॉर्ड करता हूँ, बोलता हूँ यार ये मेरा बिजनेस है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, किसी को पता ही नहीं मार्केट, तो कोई खरीदने आएगा तो मैं उसको वैल्यू किस तरह कोट कर सकता हूँ? भाई मार्केट्स में आएगा, वो आके बोलेगा सर कितने का बेच रहे हो आप, मैं उसको 1000 रुपए का बेच रहा हूँ, मुझसे बोले, वो मुझसे पूछेगा क्यों, सर क्यों का जवाब ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं मार्केट में उतरा ही नहीं उसको लेकर। वो बाहर में उसकी जो मार्केट के अंदर जो आवाम है वो उसकी वैल्यू सेट ही नहीं कर पा रही है। तो ये एक डिफिकल्टी आती है व्हेन यू हैव इंटरनली जनरेटेड प्रोडक्ट्स। इंटरनली जनरेटेड मतलब आपके पास अभी इंटरनल अंडर प्रोसेसिंग के अंदर है, या आपने खुद से एक चीज बनाई। ठीक है, तो मार्केट वैलिडेशन इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द मार्केट कॉस्ट और द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर गुड। ठीक है जी, सो
रीजन वही चीज, कॉस्ट इज डिफिकल्ट टू मेजर रिलायबली एंड कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम ओवरऑल बिजनेस। ठीक है जी। अब आते हैं एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक चीज समझना, जैसे हमारे पास नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन होती है, याद रखिएगा इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आपके पास उसका नाम होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन बेसिकली क्या है भाई, अपनी एसेट की डेप्रिसिएशन का नाम ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो जो भी आपका क्या होगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, डेप्रिशिएबल वैल्यू होगी, वो डिवाइड हो जाएगी ओवर यूजफुल लाइफ। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी है मैंने, डेप्रिशिएबल अमाउंट और यूजफुल लाइफ। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे पता चलता है हमें, डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारा आता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। अब सैल्वेज वैल्यू पता करना लाजिम है, कॉस्ट पता करना लाजिम है। कॉस्ट किस तरह पता कर लेंगे आगे हम देखेंगे इसको। सैल्वेज वैल्यू आपको जो है जाहिर सी बात है, अगर जब एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे मार्केट में बेचेंगे तो कितने का होगा। नॉर्मली एक चीज समझना होता क्या है, आम तौर पे क्या होता है, अगर बिजनेस के अंदर एक आप इंटेंजिबल एसेट देखते हो तो इंटेंजिबल एसेट की सैल्वेज वैल्यू कंसिडर की जाती है जीरो आम तौर पर। क्यों? सैलरी वैल्यू इसलिए आपकी कंसिडर जीरो की जाती है कि यार अगर आप अपना एसेट जो है, मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरी इज्जत है, मैं मर गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा यार, तो अल्लाह ना करे, लेकिन यार फिर भी बताओ मैं इज्जत क्या करूंगा, मैं इज्जत बेच थोड़ी सकता हूँ, क्या मेरा ब्रांड ही खत्म हो गया। अगर मेरा एक ब्रांड ब्रांड है, खाड़ी खाड़ी बंद हो गया, खत्म हो गया, वो उसने ऑपरेशन ही सीज कर दिया, तो सर उस पर्टिकुलर ब्रांड के रेपुटेशन का क्या फायदा। तो मतलब ये है कि अगर आप अपनी गुडविल को या अपनी रेपुटेशन को लूज कर जाते हो, खत्म कर जाते हो, या फिर आप अपना ब्रांड बंद कर देते हो, तो गुडविल आपकी जीरो हो जाती है, वो आपकी चीज खत्म हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं यूजफुल लाइफ के ऊपर। अब यूजफुल लाइफ आपको एस्टिमेट करनी पड़ती है, हमने पहले भी एक चीज पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि यार हमारी यूजफुल लाइफ, हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड, हमारी सैलवेज वैल्यू, तीनों चीजें बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स होती हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। ठीक है। अब एस्टिमेट होता है सर, एस्टिमेट है यूजफुल लाइफ, हमने एस्टिमेट करी, हमने उसको उसके ऊपर डिप्रिशिएट किया। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि यार एक चीज ऐसी है जिसकी यूजफुल लाइफ आप एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो उसकी लाइफ हो जाती है इनफाइनाइट। अगर एक चीज की लाइफ इनफाइनाइट है तो सर क्या करेंगे हम, सर एक चीज की अगर लाइफ इनफाइनाइट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमें जो है अपने पर्टिकुलर एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी ईच ईयर। ठीक है। अब इम्पेयरमेंट क्या क्या भला है सर, ये जो है ना अभी हम फोकस नहीं करते, मैं मतलब समझा दूंगा ताकि आपकी जो एक कीड़ा आया है ना दिमाग में कि यार ये होती क्या है वो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन ये पढ़ना आपने आगे जाकर, अभी नहीं पढ़ना। इम्पेयरमेंट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इम्पेयरमेंट क्या बोलता है, इम्पेयरमेंट बोलता है कि सर आपका एसेट जो है वो अपनी वैल्यू तोड़ रहा है मार्केट के अंदर आपके एसेट की वैल्यू जो है वो कम है, लेकिन आपने अपने एसेट की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है। आप बोल रहे हो भाई मेरा एसेट बहुत महंगा है मार्केट में, वो यार आपने बोला 1 लाख रुपए का, वो 90,000 रुपये चल रहा है मार्केट में, तो भाई असली वैल्यू तो मार्केट की हो गई ना, जो 90,000 रुपये का जितने का बिकेगा वो। अगर आप आज मैं बेचने जाऊंगा, मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप बोलो 2 लाख रुपए का, आपकी चीज है ना, लेकिन मार्केट में कितना जाएगा वो मैटर करता है। तो जब मार्केट में अगर वो 90,000 रुपये का जाएगा, लाख रुपए का जाएगा, जितने का भी जाएगा, वो चीज हमारी मैटर करती है। तो अगर हमारे हिसाब से हमारे एसेट की वैल्यू ज्यादा है और मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू कम है, तो हमें अपनी हिसाब को चेंज करके मार्केट के बराबर लेके आना पड़ेगा। तो अपने हिसाब को कम करने को, इस चेंज डिफरेंस को हटाने को इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये खैर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपकी मैं जनरल नॉलेज आपके कीड़े को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये करा रहा था। बाकी आते हैं हमारे पास वापस अमोटाइजेशन में। अमोटाइजेशन क्या, डेप्रिसिएशन है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। की रूल क्या है कि सर आप स्टार्ट करेंगे व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, जब आपके पास अवेलेबल है। अब वर्डिंग पे ध्यान वर्डिंग पे ध्यान देना है कि भाई आप यूज नहीं कर रहे हो उसको, लेकिन अवेलेबल है आपके पास यूज करने के, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपकी गलती है। जैसे ही अवेलेबल फॉर यूज होगा आप उसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दोगे, एमोटाइज करना स्टार्ट कर दोगे। खत्म हो जा जब ये, इसको रोकेंगे हम तब जब हमारा एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। और रिड्यूस करता है कैरिंग अमाउंट को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो ऑब्वियसली जीरो। फैक्टर्स अफेक्टिंग यूजफुल लाइफ,
तो जाहिर सी बात है जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब ये है कि भाई कितनी जिंदगी होगी, जिंदगी आपकी जो है आपकी हरकतों पर डिपेंड करती है। हरकतें क्या होती हैं? यूजेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, टेक्नोलॉजी ऑप्शंस, मार्केट डिमांड, कंपटीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो आपकी हरकतें ठीक होंगी तो लाइफ लंबी हो सकती है, हरकतें खराब होंगी तो यूजफुल लाइफ कम हो जाएगी, तो जनरल सी चीज। अब अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या है? नॉर्मली इन 95% सिनेरियोस हमने ये देखा है स्ट्रेट लाइन बेसिस को, सही है। अब हमेशा की तरह हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है ये चीज कि भाई कोई भी चीज डेप्रिशिएट करनी है या किसी भी चीज की वैल्यू कम करना है तो मैच किससे करना है? उसके रेवेन्यू जनरेशन से, ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न से। तो अगर आप एक चीज से ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हो पहले साल में और अगले साल कम आ रहा है तो भाई रिड्यूसिंग माइनस पे जाओ। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में एक बैलेंस रेवेन्यू अर्न करते हो ओवर इट यूजफुल लाइफ, सर आप क्या करो? आप स्ट्रेट लाइन में चले जाओ। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हम लोग आम तौर पे हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं। और रेजिडुअल वैल्यू हमेशा हम लोग अज्यूम करते हैं जीरो, अनलेस थर्ड पार्टी जो है वो हमारा बिजनेस खरीदने को तैयार हो जाए। खरीद रहा है तो भाई मतलब कुछ ना कुछ पैसे देके जाएगा, तो पैसे देगा भाई, सर्विस वैल्यू है। या फिर हमारे पास एक एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है फॉर योर पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड दैट आई एम हैविंग। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए मार्केट में बंदा मौजूद है, या सॉफ्टवेयर में उस सॉफ्टवेयर की मार्केट में रेपुटेशन, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं कि यार ये हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं, इसको अलग से बेच सकता हूँ, तो भाई उसकी एक्टिव मार्केट मौजूद है, एक्टिव मार्केट मौजूद है सर, आप उसको बेचो। अब सबसे पहली चीज रिकॉर्डिंग। डबल एंट्री क्या है? सबसे पहले जब आप अपने एसेट को परचेज करते हो तो हर चीज जब परचेज होती है, नॉन करंट एसेट है, तो क्या होगा? एसओएफई में डेबिट हो जाएगा और आपका कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब जब एमोटाइज हो रहा है तो मतलब क्या? एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कैसे मैच करना है हमने? रेवेन्यू से। एक्सपेंस अगर आ रहा है तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, जो कि होता है अमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है सेम तरीके से होगी। और क्रेडिट कर देंगे अक्यूमुलेट अमोटाइजेशन क्रेडिट, जो कि एसओएफई में आपके नॉन करंट एसेट को इम्पैक्ट कर देगा। अब एक छोटा सवाल है कि सर यहाँ पे करना क्या है? बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जो है, इंटरनल जनरेटेड ब्रांड, अब सेंटेंस फॉर्म करने हैं आप। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जो है वो कैपिटलाइज नहीं हो सकते, सो नंबर वन इज मैच बाय ऑप्शन नंबर वन। अब अब पेटेंट परचेज बाय बिजनेस, अगर कोई चीज परचेज करी बिजनेस, बिजनेस ने परचेज करी तो पता परचेज प्राइस पता है मुझे, कॉस्ट एस्टिमेट कर सकता हूँ, सर इट कैन बी कैपिटलाइज्ड। तीसरी चीज, अ कॉपीराइट परचेज फॉर 10,000, इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 2 है, ठीक है। अब वो यहाँ पर ऑप्शन क्या बचे? अमोटाइज होता है 3,000 रुपए का, आफ्टर 2 ईयर्स अमोटाइज हो रहा है 1,400 रुपए का, अमोटाइज हो रहा है 2,000 रुपए का। तो सर अगर मैं देखूँ 10,000 रुपए की चीज खरीदी है मैंने और 5 साल उसको लेके चलूंगा मैं, सर साल की 2,000 रुपए की अमोटाइजेशन हो रही है। तो नंबर 3 यहाँ पर आ गया। नंबर 4, इन इंटेंजिबल एसेट कॉस्ट 12,000 रुपए, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स, नो रेजिडुअल वैल्यू। सर 12,000 रुपए का एसेट खरीदा है और 8 साल इस्तेमाल करेंगे, सर 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन आ गई, अमोटाइजेशन आ गई पर ईयर। अब इसका अगर मैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट डबल एंट्री बनाऊं, डबल एंट्री बनेगी मेरे पास अमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट 1,500 से, और अक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन क्रेडिट 1,500 से। और एयर एंड के ऊपर क्या होगा? एयर एंड के अंदर ये होगा सर कि मेरा पास अक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन जो भी होती है वो मैं उससे अपने एसेट में, उसको अपने एसेट से मैं रिड्यूस कर दूंगा, डेबिट हो जाएगा ये। और आपका नॉन करंट एसेट जो कि इंटेंजिबल नेचर है वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। जो भी पूरे साल की हमारी डेप्रिसिएशन होती है या पेमेंट होती है या अमोटाइजेशन होती है। लास्ट ईयर बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है ट्रेडमार्क, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाता है। ट्रेडमार्क having 16,000 value, have useful life of 10 years and residual value 2,000। सर सबसे पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालो, 16,000 रुपए का एसेट है, 2,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है और 10 साल यूजफुल लाइफ है। तो सर 16,000 में से दो गए 14,000 रुपए, डिवाइड बाय 10, हमारे पास जो है एक 1,400 रुपये डिप्रिसिएशन आ जाती है पर ईयर, 1,400 डिप्रिसिएशन पर ईयर है, अमोटाइजेशन पर ईयर है। अब अमोटाइजेशन पर ईयर है 1,400, ठीक है। अगर 1,400 हमारे पास अमोटाइजेशन है फॉर 1 ईयर, 2 साल के बाद अक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन कितनी हो जाएगी?
सर 2 साल के बाद एक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन तकरीबन तकरीबन 2800 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ लोगों में ऐसा हो जाता है कि यार ये 1500 तो इसकी भी आती है, 1500 इंटू टू करेंगे तो 3000 यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक एक जो रीजनेबल आंसरिंग है, रीजनेबल आंसरिंग है यहाँ पर ये 4 है और यही 5। रीजनेबल आंसरिंग क्या है आपके पास, सर आपके पास 2 साल के बाद क्या हो रहा है, 2 साल के बाद आपके पास 3000 रुपये की आ रही है, तो हमारे पास नंबर 4 यहाँ पे आया। और यहाँ पे अगर सैलरी वैल्यू माइनस नहीं करते आप तो सर आपकी डेप्रिसिएशन चेंज आएगा। तो इस ऑर्डर के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ओवरऑल आंसरिंग इजी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा बढ़ते हैं आगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली एरिया है। अब ये थोड़ा सा मजेदार है, इस एरिया में ना बहुत लोग फंस जाते हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट है क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या बोलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलता है सर कि आपने एक चीज को सोचा है, समझा है, उस पर आपने क्या करिए, आपने उस पर रिसर्च करी। रिसर्च का मतलब बेसिकली आपने उसके ऊपर अपनी कंप्लीट नॉलेज लगा के एक्सपेरिमेंट्स की। ठीक है, टू मेक समथिंग इनटू अ वर्केबल कंडीशन, टू मेक समथिंग हैपन। अगर हम कोई प्रोडक्ट नया बनाते हैं तो रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी रिसर्च जो करी, क्या ये गारंटी है कि आपकी रिसर्च जो है वो एक प्रोडक्ट बन जाएगी? नहीं सर, कभी भी नहीं। रिसर्च मतलब एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं, है ना। तो इस थोड़ी सी हमारे डिस्कशन से हमने इतना समझा है कि रिसर्च जो है वो फेल भी हो सकती है। तो अगर मैं बोलूँ कि रिसर्च करी थी मैंने, वो मेरा एसेट है, तो एसेट नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि भाई वो फेल भी हो सकता है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है अभी तक। ठीक है, तो रिसर्च को हम एसेट को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। रिसर्च क्या है, हमारा खर्चा है। खर्चा है तो सर रिसर्च का आप बेसिकली क्या रिकॉर्ड करते हो, एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। एक्सपेंस कहाँ जाता है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, पीएनएल में जाता है, और ये प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट आपका प्रोडक्ट डेवलप कब होता है? अब मुझे बताओ अगर मैं एक प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा हूँ, रिसर्च कर चुका हूँ मैं उसको, अब मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ, मैं उसको बना रहा हूँ तो भाई कुछ सोच समझ के बना रहा हूँ ना यार। मैं कुछ सोच के बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मतलब, मैं बना रहा हूँ मतलब मैंने एक रिसर्च करी है कि भाई मैं देखता हूँ कि ये मेरे लिए पैसे जनरेट करके देगा, मैं इसको बना सकता हूँ, ये मेरे लिए फिजिबल है, ये मेरे लिए इतनी मेरे पास ताकत है कि मैं इसको बना सकूँ, सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, मार्केट भी मौजूद है इसकी। अब अगर ये प्रोडक्ट डेवलप होता है और सेल नहीं होता, तो मतलब क्या था, मेरी एक प्रोडक्शन, मेरी एक बेट गलत है, अब तो ये बिजनेस है। मतलब आपने देखो, अब रिसर्च फेज के अंदर क्या है, ट्रायल एंड एरर है। ट्रायल एरर आपने कर लिया, आपने अपने पास जो गलतियां थी आपने सुधारनी है अपने हिसाब से। अब डेवलपमेंट फेज में आप कहाँ पर हो, आप उस फेज के अंदर आ चुके हो जहां पर आपने बोला है कि हाँ यार मैंने रिसर्च कर लिया, पेपर वर्क कर लिया मैंने सारा, मैं मुतमईन हूँ कि यार ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो आगे बिक सकता है, इसका एक प्रोबेबल इकोनॉमिक आउटफ्लो इनफ्लो होगा मेरे पास, मैं उम्मीद करता हूँ कि यार ये बन जाएगा। अब जैसे यार अगर आप बोलो कि सर ये तो गारंटी तो किसी की नहीं होती, भाई गारंटी तो किसी की नहीं है, आपकी भी नहीं है कि लेक्चर देखने के बाद आप जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन मतलब ये क्या है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन हम अगर एस्टिमेट कर रहे हैं, बिजनेस एस्टिमेट कर रहा है कि यार हम जो है आगे जाके पैसे कमा सकते हैं इस चीज से, तो सर वो जो है इस कॉस्ट को एड अप करेगा, वो आइडेंटिफाई द टोटल कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट। तो क्या करेंगे, एट डेवलपमेंट फेज जो भी खर्चा आता है उसको करेंगे कैपिटलाइज। ठीक है जी, आप करोगे कैपिटलाइज को। अब कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, इसको आप एड अप करते रहोगे, स्टैक अप करते रहोगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जितनी भी कॉस्ट आपके पास आई है एड अप करने के बाद, आप उसको बनाओगे, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ योर पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, तो डेवलपमेंट फेज के अंदर आप क्या है, आपके पास एक एस्टिमेशन है, आपने एक अपनी रिसर्च कर लिया, तो सारे काम देख लिए हैं, उसके बाद आप बोलते हो कि सर ये प्रोडक्ट मेरा बनेगा और मार्केट में बिकेगा, तो मैं इसको जो है आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब की डिफरेंस क्या है, रिसर्च जो है डिस्कवरी है, अनसर्टन है, डेवलपमेंट एप्लीकेशन है, मोर सर्टेन है। सर्टेन है मतलब चांसेस आर बेटर टू बेसिकली हैव मोर रेवेन्यू। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिसर्च के अंदर आपकी क्या हो रही है, रिसर्च के अंदर आपके पास डबल एंट्री, तो ऐसी बातें बनेंगी। डबल एंट्री किस तरह बनेगी सर, आपका बनेगा सर आपका रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर आपका। और आपके पास अगर ये कैपिटलाइज हो रही है तो मतलब क्या होगा, कैपिटलाइजेशन फेज के अंदर आपके पास होगा नॉन करंट एसेट या इंटेंजिबल एसेट डेबिट,
या डेवलपमेंट एसेट डेबिट एंड कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। ठीक है, so this is the basic idea where research cost are always expensed out, तो जर्नल एंट्रीज आपके पास ऐसी होंगी और डेवलपमेंट कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज होंगी अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं, आप क्राइटेरिया मीट करते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारे पास है, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनती है, उसको हम याद कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ पायरेट। इसे याद कर लो, आसानी हो जाएगी। अगर ये इकोनॉमिक याद कर लियो तो आपको डेवलपमेंट कॉस्ट की जो कंडीशन है याद हो जाएगी। अब पायरेट का मतलब क्या है? पी से है प्रोबेबल इकोनॉमिक इनफ्लो, प्रोबेबल इकोनॉमिक इनफ्लो मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेगा इससे। फिर आई से आता है इंटेंशन टू कंप्लीट, आर से आता है रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास या नहीं, ए से आता है आपके पास कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या आप अवेलेबल, यू आर इन द इंटेंशन टू कंप्लीट। इंटेंशन टू कंप्लीट, टेक्निकल फिजिबिलिटी कंप्लीट आपके पास आ जाता है। ए से एबिलिटी टू यूज इन सेल है, और कॉस्ट मैनेज रिलायबली ये एक आपका एडिशनल एरिया है। बेसिकली पायलट आप अप्लाई करो कि प्रोबेबल इकोनॉमिक आउटफ्लो इनफ्लो, इंटेंशन टू कंप्लीट, रिसोर्सेज अवेलेबल, एबिलिटी टू यूज एंड सेल एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी अवेलेबल। ये पांच आपके पास कंडीशन अगर अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये छह है आपके, ये भी डाल दो, ये भी डालो। अगर छह हम बोलें कि यार पायरेट है तो एस्टिमेटेबल कॉस्ट या आपके कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबल, ये छह कंडीशन मौजूद हैं और ये मीट हो रही है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे। और कैपिटलाइज करने का तरीका क्या है? इनटेंजिबल एसेट डेबिट और बैंक का कैश क्रेडिट। अगर ये मीट नहीं होती तो डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक का कैश क्रेडिट। ठीक है, आर एन डी कॉस्ट जो है इंक्लूड करती है हमारे पास सैलरी, वेजेस, मटेरियल, सर्विसेज, स्पेसिफिक ओवरहेड्स जो कि हमारे पास लगते हैं। तो आर एन डी क्या करना है, हमने एक्सपेंस आउट करना है अंडर जनरल सर्कमस्टांसेस। अब अगर कुछ कुछ लोगों के यार दिमाग में आ रही होगी कहानी, सर ये इतनी लंबी कहानी कर क्यों दी? सर इतनी लंबी कहानी इसलिए करती है कि अगर आप सोचो एक बिजनेस ओनर के हिसाब से, अगर आप बिजनेस के ओनर हो, आपकी कंपनी कौन चला रहा है? सर डायरेक्टर चला रहे हैं, आपकी कंपनी मैनेजर चला रहे हैं, आप चला नहीं रहे हो, आप शेयर होल्डर हो। अब अगर मैं शेयर होल्डर बोलूँ यार मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, उसकी कॉस्ट जो है $2 मिलियन है और साल की डेप्रिसिएशन इतनी कर दूंगा मैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यार वो बंदा तो बेचारा खुश हो जाएगा, उसका एसेट जो है एक बड़ा निकल कर आया है। एसेट बड़ा निकल के आया लेकिन था ही नहीं एसेट कोई। सर क्या होगा उसके पास? उसकी जो इनकम अर्निंग का जो एक उसको पोटेंशियल दिखता है वो यहाँ पे मिसलीड हो जाता है। तो मिसलीडिंग ना होने की वजह से क्राइटेरिया रखे गए हैं ताकि यार आप क्राइटेरिया फुलफिल हो तो आप जो है अपने पास एक एसेट को रिकॉर्ड करो। तभी वो रिकॉर्ड हो जब आपके पास सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हो, मतलब आप जो है उसके ऊपर रिसर्च कर चुके हो, आप हवा में तीर नहीं मार रहे हो। आपने एक रीजनेबल लेवल पे पेपर वर्क कर लिया है जहां पर आप बोल सकते हो हाँ यार ये मेरा काम सही चल रहा है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है कि इस चीज को करने का कि आप जो है अपने शेयर होल्डर को जस्टिफाई कर सको कि ऑन व्हाट बेसिस डिड यू डेवलप कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी। अब आखिरी चीज जो कि नॉर्मली हम देखते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट IAS 3080 के हिसाब से क्या बोलता है कि भाई बोलता है आपने अपने एसेट की यूजफुल लाइफ डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोज करना है मतलब, डिस्क्लोज करने का मतलब होता है कि अपने नोट्स टू द अकाउंट, आप देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स बेसिकली आपके पास कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ आपने बतानी है, अमोटाइजेशन का मेथड बताना है, कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन बतानी है, रिकंसिलिएशन करनी ऑफ कैरिंग अमाउंट, और टोटल R&D का एक्सपेंस आपने बताना। ये सारी चीजें आपने करके देनी है। अब एक चीज इसमें देखी हुई है सर कि आपने रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट करना है, ये किस तरह करें? इसका फॉर्मेट आपको मैं दिखाता हूँ। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह सा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या करना है आपने भाई, शुरू में कॉस्ट क्या थी, इसमें कोई एडिशन हुई है, और साल के एंड में कॉस्ट क्या हुआ है। ठीक है, साल के शुरू में कॉस्ट, कोई एडिशन हुई है, कॉस्ट एट द एंड। फिर डेप्रिसिएशन पे आ जाओ, अमोटाइजेशन पे आओ, शुरू में क्या थी, इस साल क्या हुई है, और साल के एंड में अमोटाइजेशन कितनी होगी। फिर डिस्पोजल को बेच दिया आपने कोई चीज, अगर बेचा है तो ठीक है, नहीं बेचा तो भाई फ्लेक्सिबल जीरो हो जाएगा। फिर कैरिंग अमाउंट शुरू में और एंड में क्या था। बेसिक आपने क्या किया, कंपैरिजन करा कि भाई हमारे पास शुरू और एंड में जो आ रहा था उसमें डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो यहाँ पर रेक्टिफाई हो गए। तो एक छोटा सा सवाल है जो कि हम करेंगे यहाँ पर, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो कि यार ये एग्जामिनर क्या आपके साथ गेम खेल सकता है। सवाल के अंदर आपको डेवलपमेंट कॉस्ट कुछ दी हुई है, यहाँ पर लाइसेंस दिया हुआ है, ड्यूरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सवाल क्या रिक्वायरमेंट पूछता है, रिक्वायरमेंट सर बोलता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल द इंटेंजिबल एसेट्स फॉर एंड 31st, कॉस्ट अक्यूमुलेटेड
अब आपने क्या करना है, रिकंसिलिएशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू जीरो है, इम्पेयरमेंट लॉसेस जीरो है, तो इम्पेयरमेंट लॉसेस आपका वैसे भी इरेलीवेंट है अभी आपका। अब रेजिडुअल वैल्यू जीरो है आपके लिए मेन पॉइंट है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कॉस्ट। दूसरा है हमारे पास लाइसेंस। अब करना क्या है, अब करना ये सर, आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पर। आपने क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें अप्लाई करना है कि किस तरीके से क्या चीज़ हमारे पास कैपिटलाइज हो सकती है, क्या चीज़ हमारे पास मूव आउट हो सकती है। अच्छा जी, आप सबसे पहले देखो यहाँ पर है क्या, आपको बोला गया है कॉस्ट एट 1 जनवरी 1.5 लाख है हमारे पास डेवलपमेंट, और कॉस्ट एट 1 जनवरी लाइसेंस की 80,000 रुपये, तो 1.5 लाख और 80,000 रुपये कॉस्ट आ गई। एक टोटल कॉलम बना सकते हो आप, आपकी मर्जी पर है। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट में बता रहा है सिर्फ आपको कि आपको अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन दे दी है, हमें डेवलपमेंट की भी और उसकी भी। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर पहले चेक करना है। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है हमारे साथ, ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास ये हुआ है कि आपने डेवलपमेंट करी है ऑफ एक्सपेंडिचर 90,000 डेवलपमेंट आई। अब देखो यहाँ पे सवाल बहुत गौर से पढ़ना। बोला क्या क्या है कि आपने डेवलपमेंट करी है, उसका खर्चा आया आपके पास 90,000 रुपये। 60,000 जो है क्राइटेरिया मीट कर गया है कैपिटलाइजेशन का, मतलब मैं इसको एडिशन मान सकता हूँ, इसको मैं एडिशन मान सकता हूँ। और 30,000 जो है क्राइटेरिया मीट नहीं करा गया है, तो वो क्या होगा, एक्सपेंस आउट होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। सर सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो अपने पास कि भाई एडिशन आपके पास कितने की हो गई, सर 60,000 रुपये की यहाँ पर हो गई। लाइसेंस के अंदर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप साथ लेके चलेंगे दोनों को, ताकि आपके लिए आसानी रहे। लाइसेंस के अंदर आपको बोला गया है कि सर आपने लाइसेंस परचेज किया है 40,000 रुपये, लाइसेंस हमने परचेज कर लिया, परचेज कर सर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली मतलब इसकी तो कॉस्ट ऐड होनी चाहिए। सर इसको ऐड कर देते हैं, 40,000 रुपये यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, एडिशन हो गई। अब आ जाए नेक्स्ट एरिया के ऊपर। नेक्स्ट बोल रहे हैं सर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 20,000, हैविंग accumulated amortization 8,000 was abandoned, मतलब 20,000 रुपये का प्रोजेक्ट था, आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सर डिस्पोजल में आए थे, डिस्पोजल लिखते हैं। अब बंद कर दिया मतलब आपने फेंक दिया, बेकार कर दिया, तो सर 20,000 रुपये का डिस्पोजल है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग लाइसेंस पे भी देख लेते हैं, लाइसेंस पे क्या बोला जा रहा है, लाइसेंस पे बोल रहा है सर कि आपने जो है एक ऐसा लाइसेंस था जो कि 10,000 रुपये की कॉस्ट थी और 6,000 रुपये अमोटाइज हो चुका था, वो बेच दिया गया है 1 अक्टूबर 2009 में। अगर वो बेच दिया गया है, सर ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी, सर कॉस्ट तो यहाँ पे थी 10,000 रुपये, तो डिस्पोजल में पूरा पूरी कॉस्ट आनी चाहिए, है ना। अभी अमोटाइजेशन को छेड़ ही नहीं रहा हम तो, सर डिस्पोजल में यहाँ पे आ जाना चाहिए 10,000। तो इनके कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं सर। कैरिंग अमाउंट क्या आ रहे हैं सर, 1.5 लाख प्लस 60,000, 2,10,000 रुपये माइनस 20,000, 1,90,000। मतलब क्या है कि सर एट द ईयर एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000 आपके पास आ रहा है डेवलपमेंट का, और इसका आपके पास आ रहा है तकरीबन तकरीबन 1,10,000। पहला स्टेप हो गया आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं केस दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा आपने एनालाइज करना है कि अमोटाइजेशन किस तरह निकालना है। अमोटाइजेशन निकालने के लिए दोनों का डेटा आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर बोला गया है सर कि डेवलपमेंट में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड पे है, और यहाँ पर आपको दिया गया, आप मैं वीडियो पॉज करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अमोटाइजेशन निकालना है जी। अभी तक जो आवाम है हमारी वो तो है बहुत शार्प, मैं गारंटी दे रहा हूँ सॉल्व कर लिया हुआ इसको। अगर फिर भी कोई शक है तो भाई हम सॉल्व करते हैं, साथ टेंशन नहीं। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि सर आपने अमोटाइजेशन पॉलिसी आपकी फॉर डेवलपमेंट है 5 ईयर्स, स्ट्रेट लाइन। ऑल डेवलपमेंट कॉस्ट आर अज्यूम टू बी अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब ये शुरू से ही आपने अमोटाइज करनी है। तो सर सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि आपके पास 1.5 लाख के एसेट पड़े हुए हैं, 1.5 लाख के एसेट हैं, और 60,000 रुपए के एडिशन पर, मतलब कितने हो गए तकरीबन, तकरीबन आपके पास जो है दो डिफरेंट टाइप्स के एसेट, जो कि 2,10,000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। अब एक चीज देखना है यहाँ पर, आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग में
अपना जो है ना हाजिर रखें। इस तरह हाजिर रखना है सर, हाजिर इस तरह रखना है आपने कि आपको ये देखना है कि आपके पास ओपनिंग अमोर्टाइजेशन कितनी है। पहले फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ओपनिंग अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन की ए डबल एम लिख रहा हूँ सर, ठीक है। ओपनिंग अमोर्टाइजेशन कितनी दी हुई सर आपको, यहाँ आपको दी हुई है 45,000। और आपको यहाँ पर कितनी दी हुई है, यहाँ पर आपको 20,000 रुपये दी। सर 45,000 और 20,000 लिख दो पहले, एक दफा ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखो ये कि आपके पास एसेट्स क्या सारे सेम टाइप के हैं, तो डिस्पोजल है, डिस्पोजल दोनों के अंदर है। मतलब ये है जो एसेट डिस्पोज ऑफ करे हैं उनके अमोर्टाइजेशन को भी आपने मद्देनजर रखना है अपने, और डेट्स को मद्देनजर रखना है कि यार उनको हम लोग जो है आगे पीछे ना करें। सबसे पहले आप यहाँ पर आप क्या करो, एक एक करके एसेट को उठाओ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 1.5 लाख के एसेट्स तो मौजूद है, ठीक है। तो उनको अमोर्टाइज करते हैं पहले। तो 1.5 लाख, 1,50,000, यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल। तो कितने हो गए हमारे पास, तकरीबन तकरीबन 30,000 रुपये की डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पर ईयर आया। फिर हमारे पास दूसरे 60,000 रुपये के नए एडिशन है, और इनकी भी लाइफ 5 साल है। सर 12,000 रुपये इनकी हमारे पास आ जाती है अमोर्टाइजेशन। दो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो भाई हमने अलग अलग उनको कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रीवियसली जो थी 30,000 रुपये की अमोर्टाइजेशन, उसमें से एक रिमूवल भी था, एसेट भी हटाया हमने। और एसेट हटाया तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि भाई उसकी अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन 8,000 रुपये, ठीक है जी। अब 8,000 रुपये अमोर्टाइजेशन की मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस पे आते आते हमें जो है यहाँ पर उसको भी हटाना है, उसको रिमूव ऑफ करना है। सर आपने जो है, अब देखो अब आपको हुआ क्या है कि अगर आपने 1,50,000 रुपये का आपका एसेट है, 1,50,000 रुपये का एसेट थे, उसमें से एक एसेट चला गया जो कि 20,000 रुपये का था। तो उसकी जो अमोर्टाइजेशन, जिसकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 8,000 रुपये के अंदर लग चुकी है, उसको रिमूव करना चाहिए ना आपको। सर आप क्या करोगे यहाँ पर, आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप लिखोगे अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। इस साल की अमोर्टाइजेशन कितनी हुई, अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर हमारे पास आनी चाहिए, देखो अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर कितनी है सर। देखो हम यहाँ पर है क्या हमारे पास, 30,000 प्लस 12,000, 42,000 हो जाती है। 42,000 तो हो गई, लेकिन उसमें से हमने 8,000 रुपये निकालने पड़ेंगे। सर यहाँ पर 42,000 -8,000 मेरे पास आती है अमोर्टाइजेशन तकरीबन तकरीबन 34,000। 34,000 मेरे पास इस साल की आ रही है अमोर्टाइजेशन, 45,000 पहले की आ रही है, ठीक है। तो इनका टोटल बन जाता है तकरीबन तकरीबन 79,000, ठीक है जी। अब सेम तरीके से वहां भी दिमाग इस्तेमाल करेंगे, वहां पे भी उस तरीके से लेके चलेंगे। कैसे, अब वहाँ लाइसेंस में बताया हुआ है कि सर आपको कि आपने एक एसेट बेचा है जिसकी अमोर्टाइजेशन 6,000 रुपये थी, अमोर्टाइजेशन 6,000 रुपये थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अमोर्टाइजेशन हो रही है 10% के साथ। कर लेते हैं सर, 80,000 के एसेट शुरू से थे, तो 80,000 इंटू 10%, 8,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। फिर और क्या बताया यहाँ पर, नए लाइसेंसेस आए। अब नए लाइसेंस के लिए कोई डेट दी है आपको, नए लाइसेंस के लिए कोई डेट दी है आपको। परचेज किया है 1 अप्रैल को सर। अब 1 अप्रैल को किया है, तो अप्रैल कौन सा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल जो है थर्ड मंथ है, फोर्थ मंथ है, लेकिन फोर्थ मंथ का शुरू है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने की आपकी डिप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होनी चाहिए, अमोर्टाइजेशन चार्ज होनी चाहिए। डायरेक्ट मंथली बेसिस पे करेंगे, मैसेज नहीं कर सकते कि डायरेक्ट हम पूरे महीने को उठा दें। भाई जब परचेज किया, जब हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज था, तब से डेप्रिशिएट करना है या अमोर्टाइज करना है, ठीक है। तो आपका जो अभी एडिशन हुई है कितने की हुई, 40,000 की हुई। 10% रेट लगा उस पर, और कितने महीने की, 9/12। सर इसकी तकरीबन तकरीबन हमारे पास आ जाती है 3,000 रुपये यहाँ पे आ जाते हैं। 3,000 रुपये यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब टोटल 11,000 रुपये हो चुके। अब 11,000 हो चुके हैं, यहाँ पे डिस्पोजल कितने का है सर, 6,000 रुपये का है। सेम कहानी यहाँ पर भी करेंगे कि आपकी 11,000 रुपये की
इस साल की आई है, लेकिन सर 6,000 रुपये की आपका एसेट जा चुका है। तो सर आपके पास जो है पर्टिकुलर अमोटाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर ईयर इज 5,000, और आपका जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पर 25,000 रुपये आ जाएगा बैलेंस आपका फॉर अमोटाइजेशन विद इन द। अब जब आपके पास अमोटाइजेशन का टेबल आ गया, सामने क्लियर हो गया आपके पास। अब क्या है, अब आपको कैरिंग अमाउंट निकालना है। कैरिंग अमाउंट किस तरह निकलेंगे सर? क्लोजिंग कॉस्ट, कॉस्ट एडजस्टमेंट के बाद कितनी बची, उसमें से अमोटाइजेशन कितनी हुई फॉर द ईयर, और आपकी ईयर एंड के ऊपर क्या कैरिंग अमाउंट बच रहा है। सर बस आपने करना क्या है, पहले वाले आंसर को दूसरे वाले आंसर को माइनस कर देना। तो सर यहाँ पर अगर मैं कैरिंग वैल्यू लिखूँ सर, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो सर आपके पास पहले वाले में 1,90,000 माइनस 79,000, और दूसरे में 1,10,000 माइनस 25,000। ठीक है, वहां पर अगर मैं लिख दूं बस यहाँ पर, मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएंगे। तो 1,11,000 कैरिंग अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन तकरीबन 85,000 आ रहा है। कैरिंग अमाउंट आ गया जिसका आपके पास। अब ओपनिंग कैरिंग अमाउंट अगर आपको दिए हुए हैं तो उससे आप कंपेयर कर लो, आपके पास डिफरेंसेस आ जाएंगे। आपको अगर कोई यहाँ पे एडिशनल कोई चीज़ दी हुई है, वैसे और कुछ यहाँ पे है नहीं, लेकिन आपकी जो है ओवरऑल रिकंसिलिएशन इस तरीके से होती है कि ओपनिंग कैरिंग अमाउंट को क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है आपने, तो आपको डिफरेंसेस जो है जस्टिफाइबल होने चाहिए। जस्टिफाइबल डिफरेंसेस हैं, उनको हमने सारी वर्किंग कर दी है। अमोटाइजेशन 95% इसी एरिया के अंदर आपके पास, मतलब मैक्सिमम इस एरिया तक आपके पास सवाल आ सकता है। तो भाई उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हमने अमोटाइजेशन को ओवरऑल चेक किया, इसके प्रोरेटा बेसिस पे अमोटाइजेशन किस तरह रखनी है, रिकंसिलिएशन टेबल किस तरह बनेगा, एक्सेट्रा। और IS38 के रिगार्डिंग सारी जो क्वेरीज प्रॉब्लम्स वगैरह हैं आपकी, जो आपकी दिमागों में एक सवाल थे, वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो आज का लेक्चर इतने ही रखें, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, कुछ एडिशनल प्रैक्टिस के साथ। टिल देन एंजॉय लर्निंग।